साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कुछ लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में ये लिखकर कहा था कि सर धारा 67(2) के संबंध में एक वीडियो आप अपलोड करिए। तो उन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज 67(2) के संबंध में एक जो है जानकारी आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ कि 67(2) में क्या कहा गया है और 67(2) के प्राविधान क्या कहते हैं और 67(2) में जो प्राविधान दिए गए हैं उसका आप किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और 67(2) को कहां कहां पर लागू किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं 67(2) जो आरसी कोड में बनाई गई। तो 67(क) में आपने देखा है कि जो सार्वजनिक प्रयोग की भूमि नहीं है और उस पर आप कब्जे में हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और उसी प्रकार 67(2) में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा जो सरकारी पट्टेदार न हो धृत किसी भूमि पर गृह का निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर सन 2000 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का इस संहिता के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किए जाएं ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। तो इसमें जो कहा गया है कि संहिता की धारा 64(1) की पात्रता, इसमें भी जो पात्रता का जो प्रश्न है इसमें भी उठा है और पात्रता तो 64(1) में दी गई है। उस 64(1) की पात्रता का उल्लेख इसमें भी है कि 64(1) की पात्रता रखने वाला व्यक्ति यानी जो धारा 64(1) में जो पात्रता दी गई, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, उसके बाद अन्य पिछड़े वर्ग का व्यक्ति और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति, यानी यह पात्रता है और यह पात्रता का क्रम है। तो धारा 67(2) में यह लिखा गया कि जहां पर संहिता की धारा 64 की उपधारा 1 में, यानी जो मैंने पात्रता आपको बताई उस पात्रता में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर यानी किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर जो पात्रता आपको बताई गई वो पात्रता रहेगी और किसी खातेदार द्वारा विनिर्दिष्ट यानी किसी खातेदार की जमीन पर, जो मान लीजिए आपके नाम से कोई भूमि नहीं है और आपका मकान उस दूसरे व्यक्ति के जमीन में अगर पड़ जाता है, कहीं कहीं ये देखा जाता है कि ना जानकारी में भी कुछ लोग दूसरे की जमीन में मकान बना करके आबाद रहते हैं। बाद में जब सीमांकन वगैरह की कार्रवाई होती है तो उनको ये पता चलता है कि यह तो मेरा मकान दूसरे की जमीन में बना हुआ है। तो यह धारा वैसे ही व्यक्तियों के लिए बनाई गई कि जिनको अगर ये पता चले कि उस व्यक्ति का मकान किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन में बन गया है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पहले तो उस व्यक्ति से आप बात करें, अगर वह व्यक्ति सहमत हो तो उतनी ज़मीन आप उससे ले लीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। अगर कोई समस्या दूसरी आती है तो आप सोचेंगे कि कानून की तरफ जाएं, तो कानून में यही धारा 67(2) बनाई गई है यह धारा, और इसके तहत जो पात्रता दी गई है 64 की, उस पात्रता को आप देखेंगे और फिर आवेदन प्रस्तुत करेंगे और उस आवेदन में ये बताएंगे कि मेरा यह मकान 29 नवंबर सन 2000 को विद्यमान रहा है और ऐसे गृह स्थल का इस संहिता के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर ऐसे गृह स्वामी के साथ किया समझा जाएगा। यानी इसमें जो तथ्य लिखे गए हैं उन तथ्यों के अनुसार तो आपको आवेदन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपका मकान 29 नवंबर सन 2000 को यथावत रहा है तो लेकिन आवेदन आपको करना चाहिए। और आवेदन करने से ये होता है कि आवेदन करेंगे, उस पर जांच होगी और जांच होने के बाद अगर ऐसा आपका आवेदन सत्य पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करते हुए उस रकबे को विनियमित कर दिया जाएगा। तो साथियों, अगर आपका भी मकान किसी दूसरे की भूमि में पड़ गया हो और आप 64(1) की पात्रता रखते हो और वही इकलौता आपका मकान हो तो आप भी 67(2) के अंतर्गत कार्रवाई करके
उसे विनियमित कराने की कार्रवाई अमल में ला सकते हैं और संहिता में जो प्राविधान दिए गए हैं उन प्राविधानों के तहत आप लाभ उठा सकते हैं। इसके संबंध में और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य आएंगे सामने, तो मैंने एक आपको सरसरी तौर पर ये जानकारी आपको साझा कर दी है। और अगर इसके संबंध में विस्तृत आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है आपको जागरूक करने के लिए होती है और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोग इसे जानें और समझें प्रक्रिया को, और इसमें कोई त्रुटि आपको समझ में आए तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और मेरा प्रयास आपको हमेशा जागरूक करने का रहता है। तो हर मैटर में हर समस्या अलग अलग हो सकती है, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप इस प्रकार से जानकारी लेकर के किसी अच्छे अधिवक्ता से संपर्क करके अपने प्रकरण के बारे में प्राविधान के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।